नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब बूढ़े बीमार पिता को बेटों बहू ने छोड़ा नौकरों के घर में तो उनके आंखों से आंसू नहीं रुके। बाबूजी पिछले 8 महीने से बिस्तर पर हैं। किला नुमा कोठी के पिछवाड़े बने आउट हाउस में उनका पलंग लगा है। कभी बाबूजी ने आउट हाउस के उन 2 कमरों को अपने सबसे प्रिय नौकर काका दूली चंद के लिए बनवाया था, जिसमें 80 साल की उम्र तक जीवन पर्यंत काका उन्हीं कमरों में रहे हैं। बाबूजी और अम्मा जी काका को बीमारी के दिनों में इसी कमरे में देखने आते थे। जिस दिन काका के प्राण पखेरु उड़े, उस दिन बाबूजी ने गीली आंखों में डबडबाए आंसू भरे काका के मृत शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा था, सुधा, आज मेरे पिता की मृत्यु हुई है। कभी लगा ही नहीं कि मेरे पिता नहीं हैं। अम्मा की भी आंखें गीली थी। फिर बाबूजी ने पूरे विधि विधान से काका के सारे संस्कार पुत्र बनकर किया था। काका की तस्वीर अंदर वाले कमरे में टंगी थी। बाहर का कमरा रोज बुहारा जाता। मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि दूली चंद की फोटो के सामने रोज अगरबत्ती जलाऊं। मैं 5 साल से यहीं रहता आ रहा था। स्वप्न में भी बाबूजी ने नहीं सोचा होगा कि यह आउट हाउस दूली चंद काका के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बनवाया था। शून्य से शिखर तक पहुंचे बाबूजी नगर के नंबर 1 व्यवसायी थे। धन दौलत और शोहरत उनके कदम चूमते। दानदाताओं में नंबर 1, नगर का सबसे बड़ा धर्मशाला सेठ धीरूमल, जो उनके पिता का नाम था, कई बेसहारों का सहारा था। 60 पार करते ही उन्होंने पूरी संपत्ति चारों बेटों के बीच बराबर बांट दी। सभी को काम सौंप दिया था, परंतु चारों बेटों और बहुओं के बीच बाबूजी और अम्मा जी अलग थलग पड़ने लगे थे। अपने लिए बहुत कम संपत्ति रखा था। आखिर अंदर की कलह ने चूल्हा भी बंटवा दिया था। 2 बेटे और बहुओं को बाजार का मकान दे दिया था, जबकि 2 को कोठी में आधा आधा दे दिया था। खुद छोटे बेटे सलील के साथ हो लिए थे, किंतु बड़ी बहू अलका ने उन पर ऐसा व्यंग कसा कि बाबूजी तिलमिला गए। बंटवारे में मिले हिस्से को लेकर वह नाराज थी। उसने बाबूजी के मुंह पर कहा था, बाबूजी, लाखों का बैंक बैलेंस किसके लिए छिपा कर रखे हैं? क्या कोई दूसरी औरत है और उसकी भी संतानें हैं? हिस्सा तो उन्होंने एक एक पाई बांटा था। अम्मा जी ने कहा था कि अपना हाथ खाली नहीं करना है, पता नहीं कब बेटों का दिमाग बदल जाए। अपने जीने का सहारा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन बाबूजी के जीवन में बड़ी बहू ने जो कलंक लगाया था, बाबूजी तो झेल गए थे, किंतु अम्मा नहीं झेल पाई थी। तीसरे दिन अम्मा को दिल का दौरा पड़ा और अम्मा चल बसी। पूरा ताना बाना ही बिगड़ गया। इसी तरह बाबूजी ने अम्मा का सदमा 6 महीने तक झेला, परंतु 7वां महीना शुरू होते ही बाबूजी को लकवा लग गया था। सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी बाबूजी बिस्तर पर जो गिरे फिर नहीं उठ सके। बाबूजी ठीक ही कहा करते थे, ठूठ पेड़ पर कौवा भी नहीं बैठता। महफिल के शोभा बाबूजी कबाड़ घर में पड़े एक अनुपयोगी चीज हो गए थे। लकवा लगते ही बाबूजी से मिलने आने वालों की संख्या घट गई थी, धीरे धीरे शून्य हो गई थी। टट्टी पेशाब से लेकर नहलाना और धुलाना बिस्तर पर ही होता। यह काम कोई और नहीं छुल्लन करता। छुल्लन यानी दूली चंद का नाती। वह मैं हूँ जो रात दिन बाबूजी की सेवा में पिछले 5 सालों से तैनात हूँ। बाबूजी को छोटे बेटे ने आउट हाउस में डाल दिया था। मैं तो साये की तरह रहता, परंतु पखाना साफ करने के लिए छोटे भैया सलील ने एक मेहतरानी मैना को रख दिया था। वह न आती तो बाबूजी पूरे दिन गुमूत में पड़े रहते। जब मैं दूसरे काम से फुर्सत होता, उन्हें अपनी गोदी में बैठाकर सफाई करता। दूसरे नौकर चाकर झांकने भी न आते। जो आ भी जाते तो उन्हें नहा धोकर ही अंदर जाने की इजाज़त होती। मैंने सलील भैया और भाभी से विरोध किया था कि बाबूजी की सेवा तो मैं करता हूँ, उन्हें उनके कमरे में रहने दीजिए। भाभी जी नाराज़ हो गई थी। उन्होंने कहा था कि छुल्लन, तुम औकात में रहना सीखो। मैना को दिन में 4 बार बाबूजी का मल साफ करने आना पड़ता है। वह सीधे अंदर घुसती जाती है। तुम तो जानते हो कि बाबूजी का पेट कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं रहता। पूरा घर यह सुनकर चुप हो गया था। छोटी भाभी सावित्री का मिजाज सलील भैया से भी तेज था। यह क्या कम था कि अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई थी। सावित्री भाभी ने बाबूजी के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। अपने कमरे से बैठकर मॉनिटर से हर पल की खबर जरूर लेती थी। पिछले 6 महीने में बाबूजी के शरीर में काफ़ी हलचल होने लगी थी। एक हाथ भी थोड़ा उठने लगा था। बैठाने पर बैठने लगे थे। मालिश मैं करता और मैना सिर्फ सफाई करती।
डॉक्टर रोज आता, वह भी मुंह बनाकर जांच करता और बेमन से उपचार करता। सामने वाली दीवार में एक दूलीचंद काका की और अम्मा जी यानी सुधा दादी की बड़ी तस्वीर लगा दी थी। बाबू दोनों जने को देखते और मन ही मन बतियाते रहते। दरअसल अम्मा जी की फोटो के लिए बाबूजी ने ही इशारे से टूटी फूटी आवाज़ में कहा था, छुल अम्मा की फोटो। मैं समझ गया था, फोटो तो सावित्री भाभी ने ही निकाल कर दिया था। बाबूजी के कमरे में मैंने अपना पलंग डाल लिया था, रात में मैं ही सोता। सलील भैया जब भी आते तो एक नज़र बाबू को देखकर मुझसे हाल समाचार लेकर फिर लौट जाते। कोई नाती नुतुर भी न आता, तीनों बेटों और बहुओं का तो सवाल ही न उठता। नौकरों का आना भी मना जैसे ही था। नाते रिश्तेदार जब भी आते तो बाहर ही बाहर मिलकर चले जाते। बाबूजी की भूख बढ़ गई थी, दिन में कई बार उन्हें भूख लगती। मुझे इशारा करके बुलाते। डॉक्टर ने कहा था कि जो खाने को मांगे देते जाना, लेकिन जो भी खाते वह पचता नहीं था। पेट आवारा कुत्ते की तरह भौंकने लगता, पूरा कपड़ा खराब कर देते। बदबू इतनी ज़्यादा आती कि मुझे भी कभी कभी अपना पलंग उठाकर बाहर घास फूस की बनी झोपड़ी में रख कर रात गुजारनी पड़ती। मैना महंगी साड़ी पहन कर आती और मुझसे कहती, इसके मुंह में कपड़ा ठूस दो यार पूरे दिन। फिर मुंह में कपड़ा बांधकर बाबूजी की सफाई करती। बाहर निकलकर मुझसे कहती, छुल्लन भैया यह बुढ़वा खाता क्या है, पूरे दिन गंदगी मचाए रहता है। इसे देखकर मुझे घृणा होने लगती है, पर क्या करूं, रकम मोटी मिलती है वरना। फिर उसके मुंह से जितनी गाली निकल सकती वह बकती रहती। दरअसल मैना एक जवान औरत थी, उसे देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि यह जमादारिन है। 2 पतियों को छोड़ चुकी थी, तीसरी की तैयारी थी। रोज़ साड़ी बदल कर आती थी, ओठों में लिपस्टिक पुती रहती, कान में इत्र का फुलेल लगा होता, मुंह के अंदर पान का बीड़ा दबा ही रहता। आंखें तो ऐसी थी जैसे कातिल छुरी हो। गठीला बदन और श्यामली सूरत देखकर किसी का मन डोल जाता। किसी को अपनी ओर खींच लेने के लिए एक चितवन ही काफ़ी होती। वह बाबूजी को एक बच्चे की तरह निपर्द कर देती। बाबूजी आंख बंद कर लेते, वह बोल उठती, जवानी में बहुत मज़ा किए होगे बुढ़ऊ, मुसीबत हम लोगों के लिए बन गए हो। बाबूजी एक नज़र उसकी ओर देखकर फिर आंखें बंद कर लेते। उनकी आंखों के कोर गीले हो जाते। मैना पूरा कमरा डिटॉल से धोती, बाबूजी को डायपर पहनाती। कमरे में खुशबूदार अगरबत्ती जलाकर बाबूजी के गाल में हाथ फेरकर फिर हंसते हुए कहती, जल्दी उठकर चलने लगो, देखो न तुम्हारी कमाई में चारों बच्चे ऐश कर रहे हैं, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। डॉक्टर भी तुम्हें देखकर गरियाता होगा, मुंह में कपड़े ठूस कर आता है। साफ सफाई के बाद मैना मुझे अंदर बुलाती, फिर बाबूजी के पैर की तरफ बैठकर उनके पैरों में तेल मालिश करती, पूरे बदन में मालिश कर जाती। प्यार से मेरे गाल में चाटा मारते हुए कहती, तेरा काम मैंने कर दिया है, दिल में आता है कि तेरे को ही लेकर तीसरी शादी के फेरे ले लूं। उसकी बात पर बाबूजी भी हंस देते, उनका हंसना हम दोनों को सुकून देता। बाबूजी एक बार अम्मा जी की ओर देखते तो एक बार मैना की ओर। बाबूजी की आंखों में एक अजीब सी कशिश होती। जब मैना की ओर देखते तो मैना सकुचा जाती, फिर धीरे से कहती, ऐसा मत देखो बुढ़ऊ, तुम्हारी निगाहें तो औरतों की तरह कातिल हैं। मैना छैल छबीली थी, मजाक उसके स्वभाव में था, कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी, मस्ती उसके स्वभाव में था। बाबूजी की सफाई तेल मालिश के बाद बाहर आकर हम लोग पिछवाड़े लगे एक झूले में ही बैठ जाया करते थे। कई बार मुझे बाहों में भरकर चूम लेती। मुझसे उम्र में 7 साल बड़ी थी, कई उतार चढ़ाव देख चुकी थी। मैं भी उसे एक अच्छी दोस्त के रूप में देखने लगा था। भाभी जरूर मुझे बुलाकर डांट लगाती, छुल्लन वह भंगिन है, थोड़ा सा तो काका के संस्कार का पालन करो। भाभी जी में छुआछूत बहुत ज्यादा थी। एक दिन मैना बोल उठी थी, छुल्लन भैया मेरी अम्मा बताती हैं कि यह बुढ़वा बहुत अय्यास था, मुझे ऐसे घूर कर देखता है कि यदि जवानी में मैं इसको मिल जाती तो मेरा कचूमन निकाल देता। वह फिर फिस से हंस देती, मैं तिलमिला उठता। उसे समझा न पाता कि बाबूजी तो देवता पुरुष थे। अम्मा के अलावा उनके जीवन में जो भी औरतें आई हैं, बाबूजी ने बहन बेटी और माँ की तरह उनकी मदद की है। 1000 लड़कियों की तो शादी अकेले दम पर बाबूजी ने किया है। पूरा समाज उनका कद्रदान है, परंतु इस बीमारी ने उन्हें अपने बच्चों तक से दूर कर दिया। अब कुछ भी कह सकती हो, दूलीचंद से ज़्यादा बाबूजी को कौन जान सकता है। मैं आगे पूछ बैठता, अम्मा और क्या कहती हैं? इस शहर में इसकी 20 रखैल हैं। अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए यह इन औरतों को किसी के सामने परोस देता था, आज एक भी दिखाई नहीं देती। और मैना क्या सोचती है?
मैं तो सलील भैया के कहने पर यहाँ आई हूँ। 10 का 20 मिल रहा है। 5 महीने में ही भाभी ने मुझे माला माल कर दिया। पर छुल्लन भैया, है तो यह आदमी बहुत ही हरामखोर। मैना की बात का विरोध करने का कोई अर्थ नहीं था। वह कुछ भी कह सकती है। उसकी माँ को मैं जानता हूँ। 5 शादी की थी, 6वें के साथ रह रही है। मैना का क्या दोष? संतोष बड़े भैया की पत्नी ने भी तो यही कहा था। बड़ी बहू ने संपत्ति बंटवारे को लेकर ऐसा ही कुछ कहा था। आपको बाबूजी कहने में शर्म आ रही है? अपने हिस्से में जो संपत्ति रख ली है वह क्या किसी रखैल के लिए है? अम्मा जी बड़ी बहू के मुंह में चाटा मारते हुए कहा था कि तू इसी वक्त इस घर से निकल जा, वरना तूने एक माँ का प्यार देखा है, उसका रौद्र रूप नहीं। अम्मा की सांस फूल उतरा रही थी। जब तक सलील भैया उन्हें संभालते अम्मा वहीं पर गिर पड़ी थी। ऐसा गिरी कि वह फिर कभी नहीं उठी। जब उठा तो उनका पार्थिव शरीर ही। दूलीचंद काका ने मुझे बताया था। बाबूजी बहुत गलत परिवार से बड़ी बहू लाए थे। उसकी सुंदरता को देखकर परिवार की गरीबी को महत्व नहीं दिया था। फिर यह पता ही नहीं लगाया था कि लड़की योग्यता के संस्कार क्या हैं। उन्होंने अम्मा से यही कहा था कि अच्छी संगत में आकर सब सीख जाएगी। गरीबी अभिशाप होती है, वह व्यक्ति के हर पहलू पर असर डालती है। अम्मा के गुजर जाने के बाद बाबूजी ने दूलीचंद काका के हिस्से की संपत्ति मेरे नाम कर दिए थे, जिसमें एक मकान और 20 लाख जमा कर दिए थे। सलील भैया को भी इस बात की जानकारी थी। उनके सलाह से ही बाबूजी ने यह काम भी किया था। फिर मुझे बंद कमरे में बुलाकर कहा था, तुम्हारी दादी के आदेश का पालन कर दिया छुल्लन। रेलवे फाटक के उस पार वाला मकान जो दूलीचंद के नाम था तुम्हारे नाम करा दिया है। उसके हिस्से का 20 लाख बैंक में तुम्हारे नाम जमा करा दिया है। तू गांव जाकर अपने माँ बाप को लेकर आ जा। बेटे सारे जमीन बेच देंगे, तेरा बाप भी सयाना हो गया है। मैना बार बार बाबूजी को बुढ़ऊ कहकर अपमानित कर रही थी। मुझे बुरा लग रहा था। उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तब भी मैना बोले जा रही थी। उसे लग रहा था कि बाबूजी पूरे जीवन सिर्फ औरतबाजी ही करते रहे। जिस संस्कार में पली बढ़ी थी उसने वही देखा था। भाभी जी ने शायद इसीलिए मुझे डांटते हुए कहा था, छुल्लन मैना अच्छी औरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। हालांकि उसका खिलंदड़ापन मुझे भयभीत कर जाता, तब भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके गाल पर एक जोरदार चाटा जड़ते हुए बोला था, एक 80 साल के आदमी के लिए तुम्हें ऐसे शब्द इस्तेमाल करने में शर्म नहीं आ रही? जवानी में यदि उन्होंने मौज मस्ती भी की हो तो क्या उनसे हमें चरित्र प्रमाण पत्र लेना है? मेरे चाटे ने उसे झूले से नीचे गिरा दिया था। वह संभलती हुई उठी थी। उसकी आंखें भर आई थी, आंखों में लाल रेसे उतर आए थे। मैं क्रोध से कांपा जा रहा था। पिछवाड़ा इतनी दूर था कि किसी की निगाह उधर जा ही नहीं सकती थी। नीम और आम के पेड़ पर बैठे कौवे और सफ़ेद बगुले उड़कर दूर जा बैठे थे। मैना उठकर खड़ी हो गई थी। फिर मेरा हाथ पकड़कर एक हाथ से गाल सहलाते हुए बोल उठी थी, छुल्लन भैया, यदि यही चाटा एक बार भी मेरी अम्मा, पिताजी, मेरे भाई में से कोई एक मारा होता तो शायद मैना किसी के घर की शोभा होती। काम भले यही होता, परंतु लोगों की निगाहें मेरी ओर इज्जत से उठती। मैना इतना कहकर रो पड़ी थी। उसकी हिचकी देखकर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उसकी पीठ थपथपाते हुए बोल उठा था, तू मुझसे 7 साल बड़ी है, एक बड़ी बहन जैसी है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे चाटा नहीं मारना चाहिए था। नहीं नहीं छुल्लन भैया, मैं नाराज़ नहीं हूँ। तूने बहन कहकर आज मेरा सम्मान बढ़ा दिया। उसने आंचल से अपना मुँह पोंछा और इत्मीनान से बैठ गई थी। आगे उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी थी। जन्म लेने के बाद मुझे यही सब सुनने को मिला। यह नंगा है, यह वेश्या है, यह पतुरिया है, धंधे वाली है। मैं तो हर आदमी को ही वही समझ बैठी थी। एक तुम ही हो जिसने निगाहों से भी मेरी ओर बुरी नज़र से नहीं देखा। दरअसल मैना की अम्मा ने 5 शादियाँ की थी। एक को छोड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इस तरह 5 तक पहुँच गई थी। 5 की संतानें थी, कोई शादी निभ नहीं पाई। शराबी, जुगाड़ी और औरत खोर थे सभी ने मैना की अम्मा को हर मोड़ पर इस्तेमाल किया। 2 तो दारू के नशे में नाली में पड़े मिले थे। तीसरा मैना को पैदा करके किसी की हत्या करके जेल में जाकर 6 रोगी होकर मरा था। चौथा मैना की अम्मा को पहले बाजार में उतारा, फिर 13 साल की उम्र में मैना को भी बाजार में उतारने की कोशिश की तो मैना की अम्मा आशा ने चौथे पति को शराब में जहर मिलाकर उसे दुनिया जहान से बाहर कर दिया। इस बीच मैना जिसके साथ ब्याही गई वह और भी अय्याश निकला।
उसने मान लिया कि मैना ही उसके लिए सोना की अंडा देने वाली मुर्गी है। मैना ताड़ गई और उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया। फिर उसका 5वां सौतेला पिता मैना को अपने पाले में मिलाकर सौदेबाजी करने लगा। उसका साथ हासा भी देने लगी। उसकी 3 बहनें तो पहले से ही चलते पुर्जे की थीं। इसी बीच उसने अपनी पसंद की शादी बिरादरी से हट कर ली। बनकट शहर का जाना माना गुंडा था, धन धान्य से संपन्न था। उसकी बिरादरी मैना से थोड़ी ऊंची थी। बनकट मैना की खूबसूरती पर इतना फिदा था कि उसे चाँद में एक भी दाग नहीं दिखा था। उल्टा उसने मैना से ही कहा था, मैं कहाँ बेदाग हूँ मैना, मेरा तो अंग अंग धब्बों से भरा पड़ा है। आओ हम दोनों मिलकर जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। उसने कहा वह नगर निगम में सफाई कर्मी ही था, हालांकि दरोगा हो गया था। लेकिन मैना को नहीं पता था कि नौकरी में रहते हुए उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी चल रहे थे। चोरी और लूट तो नहीं करता था, परंतु शहर के नामी गिरामी लोगों के हाथ का कठपुतली था। उनके लिए काम करता था। कोई भी उल्टा सीधा काम उसी से कराते थे। उसे अपनी इज्जत की चिंता कभी थी नहीं। शादी के 6 महीने नहीं हो पाए थे कि एक दिन किसी की गोली का शिकार हो गया था। इसमें भी भूमिका मैना की ही थी। वह नहीं चाहती थी कि बनकट गलत काम करे। उसने उसे गलत काम करने से रोकने की कोशिश की थी। फिर वह मैना को ही आंख दिखाने लगा था। वह नहीं चाहता था कि मैना किसी से हंसकर बात भी करे। और बहरहाल मैना को उसकी नौकरी तो मिल गई, परंतु उसके घर वाले मैना को घर पर एक दिन भी नहीं टिकने दिए थे। वह फिर लौटकर अपने माँ के घर लौटी चली आई थी, किंतु इस बार वह अपने पैरों पर खड़ी होकर लौटी थी। छुल्लन के चाटे का परिणाम यह हुआ कि मैना बाबूजी की सेवा एक वृद्ध पिता की तरह करने लगी। उन्हें नहलाना धुलाना और बदन में मालिश करना उसका रोज का काम हो गया था। जब भी अपने काम से लौटती वह बाबूजी के पास आ जाती। वह बाबूजी के गाल पर हाथ फेरती और मुस्कुराते हुए कहती, बाबूजी जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए, तीसरी शादी मुझे आपसे ही करनी है। बाबूजी की आंखें भर आती। दीवार में टंगी सुधा अम्मा की तस्वीर की ओर निहारने लगते। कुछ बोल ना पाते। उनकी आवाज़ में सुधार तो हुआ था, किंतु आवाज़ साफ नहीं थी। मैना उनका मुंह अपनी ओर मोड़ती, फिर धीरे से कहती, थोड़ा हंसना भी सीखिए। मुझे देखिए न, कितने लोग इस श्यामली सूरत के दीवाने हैं, पर मैं आप पर फिदा हूँ। आपके बदन में मालिश करती हूँ। यह निखट्टू नौकर छुल्लन तो मालिश से भी जी चुराता है। वह वाचाल थी। मैं उसके इस व्यवहार से ना खुश हो जाता तो वह बोल उठती, छुल्लन भैया, मैं बाबूजी के अंदर उत्तेजना पैदा करती हूँ। मैं उन्हें अपने पैरों पर चलते देखना चाहती हूँ। तुम जानते हो कि कई बार जब हम दोनों मालिश करते थे तो मेरे ऊपर ही पेशाब कर देते थे, किसी बच्चे की तरह। छोटी भाभी मॉनिटर से सब कुछ देखा करती। बीच बीच में मैना को बुलाकर गुस्सा होती रहती। तुझे मालिश को किसने कहा है? कुछ हया शर्म है कि नहीं? वह सावित्री भाभी को उल्टा सुनाने लगती। भाभी, तुम तो रोकड़ा देती रहे। यह काम मेरा है, मुझे करने दीजिए। यह बात अंदर की है और अंदर रहने दीजिए। मुझे पता है कि बाबूजी की उम्र क्या है। बाबूजी के स्वास्थ्य में अचानक परिवर्तन दिखाई देने लगा था। डॉक्टर भी हतप्रभ थे। बाबूजी करवट खुद बदलने लगे थे, बिस्तर पर बैठने का प्रयास करने लगे थे, टट्टी पेशाब के लिए कहने लगे थे। बिस्तर पर बैठा दिया जाता तो बैठने लगे थे। फिर एक दिन मैना का हाथ जोरों से पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश की तो मैना ने झटकते हुए कहा, कब्र में पैर लटक रहे हैं। और मैं भी आ गया था। बाबूजी ने मुस्कुरा दिया था। मैना अपनी नाश्ते की प्लेट उठाई और बाहर आ गई थी। बाबूजी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा था मुझे। बाबूजी सुधा अम्मा की ओर देखने लगे थे। मैना का यह बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा था। जब भी आती तो उनके पूरे बदन में गुदगुदी लगाती, उन्हें गाहे बगाहे छेड़ती रहती। फिर क्या हुआ? मैंने उससे पूछा तो बोल उठी, डियर छुल्लन, बाबूजी का हाथ पकड़ना मुझे अच्छा लगा। मैंने तो नाटक किया। सच कहूँ तो हम दोनों की मेहनत सफल हो रही है। उसे नहीं पता था कि बाबूजी के इशारे पर मैं उसे सावित्री भाभी के अलावा भी 500,000 रुपए देता रहता। यद्यपि मैना की सबसे बड़ी कमजोरी पैसा था। मेहनताना बढ़ जाने से वह दिन में कई बार आने लगी थी, परंतु पिछले 15 दिनों से मुझसे पैसा लेना मना कर दिया था। नहीं लेती थी। मेरे कंधे पर हाथ धरकर कहती, छुल्लन भैया, मेरा बाप तो समय से पहले ही मर गया था। उसकी सेवा का मौका मिला ही नहीं। माँ ने इतनी शादी कर लिए कि वह माँ ही नहीं रही। एक बाबूजी की सेवा मिली है, पुराना रिश्ता रहा होगा। फिर वह अपने बारे में ही बोलती रही। उसने कहा,
कि उसकी वजह से कई घर टूट चुके हैं। मुझसे बड़ा पापिन तो मेरी माँ भी नहीं है। जितने लोगों ने मुझे निपर्द किया, मैंने एक एक को बेपर्दा कर दिया। लेकिन बाबूजी के बारे में जब पता चला तो मेरी आंखें नम हो गई। छुल्लन भैया, बाबूजी तो धर्मात्मा हैं, उनके उपकार के तले तो हज़ारों लोग दबे हैं। छुल्लन भैया, ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में मेरे बदन में कीड़े पड़ेंगे। फिर उसने एक रहस्य खोला था। उसने बताया था कि उसके 3 साल का एक बेटा है। वह उसे गंदी बस्ती से निकालकर एक हॉस्टल में डाल दी है। वह रोज उससे मिलने जाया करती है। मैना ने मुझे कई किस्से सुनाए थे। एक नेताजी के बंगले में उसकी माँ सफाई करती थी। नेताजी को रात में नींद नहीं आती थी। वह रोज मैना को लेकर रात के अंधेरे में आउट हाउस में ले जाया करती थी। उसके रूप में इतना सौंदर्य था कि लोग उसे पाने के लिए ऊंची कीमत लगाया करते। उसने कईयों के आपत्तिजनक वीडियो भी दिखाया था। उनमें से बाबूजी के बड़े बेटे धीरज का भी था। मेरी आंखें बंद हो गई थी। उसने कहा था, छुल्लन भैया, मैं चाहती तो पूरा भंडाफोड़ कर देती। यह सच है कि मैं मारी जाती, परंतु मैंने लोगों को आईना दिखाया है जिसके छू जाने से लोग गंगा जल छिड़कते हैं। रात के उजास में मैना उनकी अंक साइनी रहती है। मैना बताते बताते हंस दी थी। उसने कहा था, छुल्लन भैया, मैना ने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, सभी ने मेरी कीमत चुका दी थी। किसी को धोखा न देना मैंने अपनी माँ से ही सीखा था। माँ ने कहा था, जिस अपराध में मैं भी शामिल हूँ उससे दूसरों को चोट कभी नहीं पहुँचानी चाहिए। शाम हो चली थी। मैना रात 8 बजे आने को कहकर बेटे से मिलने हॉस्टल चली गई थी। मैं बाबूजी के कमरे में जाकर लौट आना चाहता था। फिर पुजारी जी के आने के पहले मंदिर की साफ सफाई करके आरती का बंदोबस्त कर प्रसाद तैयार करवाना था। तभी खिड़की से देखा कि बाबूजी दीवार में टंगी अम्मा की फोटो की तरफ देखकर बोले जा रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था। बाबूजी की आवाज़ में इतना सुधार हो चुका था। बोलते वक्त इतना वक्त लेते थे कि मेरी चिंता बाबूजी की आवाज़ को लेकर ही थी। साफ साफ बोलते होते तो कई समस्या आसानी से हल हो जाती है, परंतु बाबूजी बोले जा रहे थे। सुधा, क्या सोचा था और क्या हो गया? मैं तुमसे कहा करता था कि बच्चों को लेकर परेशान मत हो। चलो कुछ दिनों के लिए तीर्थ कर आते हैं। तुम तो सारा तीर्थ बच्चों तक ही सीमित मानती थी। तुम्हारी दुनिया बच्चों तक सिमटी रही। खैर, एक बात कह रहा हूँ, गंभीरता से सुनना, दुखी मत होना। यह कमरा तुम्हारे कहने पर इसलिए बनवाया था कि दूलीचंद काका कोठी के अंदर घुटन महसूस करते थे। पूजा पाठी थे, उनके पूजा में विघ्न होता था। फिर काका ने अस्थायी निवास ही बना लिया था। उनकी मृत्यु के बाद ये दोनों कमरे कबाड़ घर बन गए थे। सारा टूटा फूटा सामान यहीं तो रखा जाता था। तुम्हारा सबसे प्रिय छोटा बेटा सलील और बहू सावित्री ने मुझे भी इसी कबाड़ घर में डाल दिया है। छुल्लन न होता तो। इतना बोलकर थोड़ा रुके, फिर उनका गला भर आया था। आंखें डबडबा आई थी। बाबूजी भर्राई आवाज़ में आगे बोल उठे थे, सुधा, तुम्हारा निर्णय कितना सही था। छुल्लन को तुम्ही ने गांव से बुलाया था दूलीचंद की कमी को पूरा करने के लिए। उसे तुमने घर का एक लड़का माना था। सुधा, मैं घर में अकेला हो गया हूँ। सोचता हूँ कि मेरे प्राण कब निकलेंगे, लेकिन छुल्लन करीब आकर मेरे आंसू पी जाता है। मैं क्षण भर के लिए अपना दर्द भूल जाता हूँ। सुधा, मैंने तुम्हें जो वचन दिया था उसे बीमार पड़ने के पहले ही पूरा कर दिया। काका दूलीचंद के हिस्से की सारी संपत्ति छुल्लन के नाम कर दिया। इतना कुछ दिया कि मेरे न रहने के बाद भी वह सम्मान की जिंदगी जी सकेगा। सुधा, जब तुम थी, आशा जब घर में आती थी तो तुम पूरा फर्श धुलवाती थी, कई बार कपड़े बदलती थी। आज उसी की बेटी मैना ने मेरी जिस निष्ठा से सेवा की है वैसी सेवा तो माँ भी नहीं करती। मैं तो उसकी गोदी में एक छोटे बच्चे जैसा पखाना करता था। वह गुस्सा जरूर करती, परंतु उसके चेहरे पर कभी घृणा का भाव नहीं देखा। गर्म पानी से सफाई करती और फिर तेल मालिश करती। उसने लेटे से बैठा दिया। सुधा बहुत गंदा और भद्दा मजाक करती थी। कहती है कि बुढ़ऊ जल्दी से ठीक हो जाओ, तुमसे शादी करना है। वह मेरा माथा चूम कर सीने से लगाकर सर पर तेल की झंपी करती। निश्चित रूप से किसी न किसी जन्म में मेरी माँ ही रही होगी। कल मैं उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा, देखा तो नाराज हो गई। सुधा, उसे स्पर्श करते ही मैं ब्रह्मालीन हो जाता हूँ। सामने खड़े नीम और आम के पेड़ों पर पक्षियों के समूह का आना शुरू हो गया था। उनकी चहचहाहट से वातावरण गुंजित होने लगा था। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर जैसे हाथ रखकर हिला दिया हो। पलट कर देखा तो मैना खड़ी थी।
उसके एक हाथ में झाड़ू था, दूसरा मेरे कंधे पर। उसने अपनी ओर खींच लिया था, उसकी आंखें गीली थीं। उसने आंचल से अपनी आंखों को पोंछा और प्यार से मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे प्रियतम, तुम आजकल मेरे सपने में आने लगे हो। कुछ दिन के लिए मुझे अपने साथ रख लो। चुप कर, तू तो अक्सर सीमा पार कर जाती है। तुझसे 7 साल नहीं 1 साल की बड़ी हूँ। क्या कमी है मुझ में? किसी से तो शादी करेगा ही। यह गारंटी नहीं है कि वह मैना से अलग हो। शादी के बाद गंगा स्नान कर लेना धीरज की तरह। फिर इतना बोलकर फिर से हंस दी थी। अपने स्वभाव के अनुसार वह मेरा गाल चूम ली थी। उसका यह खिलंदड़ापन ही उसे जीवित रखे हुए था। बहरहाल वह झाड़ू लेकर बाबूजी के कमरे में घुसी तो मैंने उससे बोला, मैना, गोधूली के अवसर पर झाड़ू नहीं लगाते, झाड़ू बाहर रख दे, मैंने लगा दिया है। बाबूजी बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठे थे। मैना ने झाड़ू बाहर फेंक दिया था। फिर पलंग पर एक पैर रखते हुए बाबूजी का पिछवाड़ा थथोलते हुए बोली थी, अरे वाह मेरे डियर बाबूजी, आज तो सब सूखा है, सुसु भी नहीं किया। तभी बाबूजी ने मैना का हाथ पूरे ताकत से पकड़ा। मैं पीछे खड़ा था। मैना ने इस बार हाथ नहीं छुड़ाया। वह आगे की ओर झुकी और बाबूजी की ओर आंख फाड़ते हुए बोली, बाबूजी ठीक हो जाओ, क्यों बार बार हाथ पकड़कर लज्जित करते हो? मैना, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारे पाँव चूमना चाहता हूँ, तुम मेरी माँ हो। बाबूजी लगातार बोले जा रहे थे। फिर मैना की परवाह किए बगैर आगे की ओर झुके। मैना का दायां पाँव पलंग के ऊपर ही रखा था। बाबूजी का सर उसके पैर पर पूरी तरह से झुक गया था। मैना जल्दी से पलंग पर बैठकर बाबूजी का सर अपनी गोदी में लेते हुए रो पड़ी थी। बाबूजी, मैं एक अधम स्त्री हूँ, एक ऐसी स्त्री हूँ जिसकी छाया पड़ जाने से लोग गंगा जल छिड़क कर पवित्र होते हैं। आपने अपने पूरे कुल को कलंकित कर दिया बाबूजी। मेरा पाँव आपको नहीं छूना चाहिए था। बाबूजी के मुंह से फिर भी माँ का स्वर निकल रहा था। पूरे वातावरण में मैना तुम मेरी माँ हो गूंजने लगा था। मैना खुशी से चारों तरफ गेंद की तरह उछल रहे वाक्य मैना तुम मेरी माँ हो को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बाबूजी की आंखें ऊपर चढ़ गई थी। बाबूजी को हिचकी आने लगी थी। पूरा शरीर कांपने लगा था। मैंने तत्काल भाभी जी को फ़ोन लगाकर सूचना दी और बाबूजी का पैर पकड़कर दबाने लगा था। मैना तो पागलों की भांति कमरे के बाहर निकलकर आसमान की ओर दोनों हाथ उठाकर चिल्लाने लगी थी, मैं बाबूजी की माँ हूँ, मैं बाबूजी की माँ हूँ। सावित्री भाभी और सलील भैया भी आ गए थे। तभी सावित्री भाभी ने मैना को जोरों से डांटा था। मैना, बाबूजी। मैना के पैर एकाएक थम गए थे। वह पीछे पलटी और फिर कमरे के अंदर भागी। बाबूजी ने सभी को अलविदा कह दिया था। मैना आगे बढ़ी और उनके पैरों पर सर पटकते हुए बिलाप कर उठी, आप तो चले गए बाबूजी, पर मेरा जीने का मकसद ही ले गए। आपकी ये बिटिया अब किससे हंसेगी और बोलेगी? सावित्री भाभी ने आगे बढ़कर मैना को पकड़कर सीने से लगा लिया। सावित्री भाभी रो पड़ी थी। माहौल उदास हो गया था। शायद मैना की बात से सलील भैया को भी लगा कि उन्होंने क्या खो दिया, मेरी तरह। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।